इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जाम, प्रोबेबली आपने अपने सीनियर्स, मेंटर्स या फिर टीचर्स से ये बात तो सुना ही होगा कि बैरक इज द ओनली थिंग, बैरक इज द मेन थिंग, बैरक इज द वेपन टू क्रैक द एग्जाम. इवन इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो सिंस लॉन्ग, लाइक आपको पता ही होगा मैं अपने वीडियोज में कम से कम 2-3 बार तो ये शब्द, ये सेंटेंस बोलती ही हो कि बैरक इज द ओनली थिंग यू हैव टू फॉलो. सो आज हम बात करेंगे कि बैरक को कैसे रीड करना चाहिए, बैरक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एंड बैरक से कैसे नोट बनाने चाहिए. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और मेरे एक एक बात को आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने नोट्स मेकिंग में, देन आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स को कैसे निकालने चाहिए बैरक से, एंड कीवर्ड्स के असली मायने क्या है आंसर राइटिंग में. अगर आप बिगिनर हो इस जर्नी में, इस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रिपरेशन की जर्नी में, देन यू मस्ट हैव बीन इन अ सिचुएशन वेयर आपको ये सोच के हैरानी हो रही होगी कि बैरक के इन शब्दों को कैसे समझा जाता है. इन बैरक के 2-3 लाइन में जो लिखा गया है, इसमें से 80% तो सिर के ऊपर से जा रहा है और बाकी का 20% समझ तो आ रहा है, पर इन सब बातों को नोट्स में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है और कोई नहीं बता रहा है आपको. शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था कि कोई मुझे क्यों बैरक के लैंग्वेज को समझा नहीं रहा है ठीक तरीके से. ऊपर से तो सबको ही समझा देता था, ऐसे पढ़ने चाहिए, कीवर्ड्स ये होते हैं, इसको नोट डाउन करो, उसको नोट डाउन करो, ऐसे हर कोई समझा देता है, बट एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से कोई नहीं समझाता. सो मैं आज आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे कीवर्ड्स को ढूंढा जाता है, कैसे कीवर्ड्स हमें फॉलो करनी चाहिए और कैसे कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करवाने की ज़रूरत है हमें अच्छे मार्क्स के लिए. ठीक है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. सबसे पहले वी विल डिस्कस हाउ टू रीड बैरक. सो एज यू कैन सी, ये बैरक है लॉ एंड जस्टिस का, एंड ये है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सीपीसी का बैरक है. सो यहाँ पे भी फर्स्ट ये कवर पेज पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमें जानने की ज़रूरत है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज एक्ट 5 ऑफ 1908. 1908 में पार्लियामेंट में बहुत सारे एक्ट पास हुए होंगे, उसमें से सीपीसी 5 नंबर वाला एक्ट है जो कि पास हुआ है. इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है एक्ट 5 ऑफ 1908. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है. यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो कंटेंट वगैरह होता है, एज यू कैन सी हियर, लाइक द कंटेंट एंड ऑल. नेक्स्ट आते हैं हम इंट्रोडक्शन के. तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड करने वाला लॉ है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इसके बाद ये यहाँ पे लिखा गया है कि इट्स एन एडजेक्टिव लॉ. ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे. इट कंटेन्स 158 सेक्शंस एंड शेड्यूल विच कंटेन्स 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स. ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, ये हमको जाननी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, बट यूजुअली आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं हर एक एक्ट को, हम सबको पता है. तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने कब एसेंट दिया था? 21 मार्च 1908 को. टिक्शल केम इनटू फोर्स ऑन द 1 जनवरी 1909. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला पार्ट. ठीक है, 1 जनवरी 1909, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. तो इसी वजह से हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़ना है एकदम फर्स्ट से लेकर लास्ट तक. ठीक है ना, ये छोटा मोटा सा ये पार्ट जो होता है ना, इट्स काइंड ऑफ अ प्रीएम्बल. ठीक है, ये हर एक एक्ट में रहता है, हर एक पैर एक्ट में रहता है. ये फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है ये काइंड ऑफ प्रीएम्बल होता है. प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 में ज़्यादातर टाइटल, कमेंसमेंट, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखा होता है, तो ये आप पढ़ना. देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है डेफिनेशन. मोस्ट ऑफ द एक्ट में सेक्शन 2 जो होता है उधर ही डेफिनेशन पार्ट होता है, ये याद रखना. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी एक्ट में, जैसे कि टीपीए एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, डेफिनेशन के जगह पे इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो कभी कभी किसी किसी एक्ट में डेफिनेशन, मोस्टली डेफिनेशन ही होता है, और किसी किसी एक्ट में ऐसा होता है इंटरप्रिटेशन. सो डेफिनेशन वाला पार्ट हमेशा सेक्शन 2 में ही रहता है. देन यहाँ पे सब कुछ हर एक वर्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसका मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू सीपीसी. ठीक है, डिग्री के बारे में लिखा हुआ है, एंड डिग्री होल्डर एंड ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर डिफाइंड हियर. ठीक है ना, तो इस एक्ट को जब भी आप पढ़ोगे इसी वर्ड मीनिंग्स के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, भले उसका मीनिंग कुछ अलग है किसी और एक्ट में, या फिर लाइक किसी लाइक इन जनरल वो मीनिंग अलग है, बट वो ध्यान में नहीं रखना है. हमें ध्यान रखना है कि इस वर्ड का मीनिंग ये है अकॉर्डिंग टू सीपीसी, अगर आप सीपीसी पढ़ रहे हो. ठीक है, सो मैंने फ्रीक्वेंटली बहुत बार बताया है कीवर्ड्स के बारे में कि तो ये कीवर्ड्स एक्चुअली होते क्या है. सो कीवर्ड अकॉर्डिंग टू गूगल वो वर्ड है विच टेल्स यू अबाउट द मेन आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ समथिंग. ठीक है,
तो अगर हम आसान हिंदी शब्द में समझे, कीवर्ड्स का मतलब वो है जो आपके लाइक ये सेक्शन में डिक्री, मैं अब एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको कि कीवर्ड्स क्या होता है। डिक्री, डिक्री ये है, तो डिक्री को समझने के लिए हमें यहाँ से कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिक्री मीन्स, डिक्री का मतलब क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन। तो दिस इज वन काइंड ऑफ कीवर्ड। डिक्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एन एडजुडिकेशन विच so far as regards the court expressing it conclusively determines। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है किसी के राइट, किसी के मतलब पार्टीज के राइट को विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना, ये सारे पॉइंट क्या है, कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स है डिक्री को समझने के लिए, डिक्री को सिंबलाइज कर रहा है ये सारे कीवर्ड्स। यही है बैरेक का लैंग्वेज जो हर एक किसी को समझ में नहीं आता है। हम अपने हिसाब से लिख देते हैं, डिसऑनेस्टी का मतलब या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जो हमें बचपन से पता होता है उसी अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। बैरेक के डेफिनेशन क्लॉज में जो बताया गया है उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, वही वर्ड का मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा, उसी इंटरप्रिटेशन को आपको लिखना पड़ेगा अगर आप बीएनएस का आंसर लिख रहे हो या फिर बीएनएस पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना, इसीलिए डेफिनेशन क्लॉज पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे ही, इफ़ इट इज़ पॉसिबल जस्ट ट्राई टू कीप दैट इन टू योर माइंड। अगर आप बैरेक को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो ना, तो बैरेक को ना क्रोनोलॉजिकली पढ़ने की आदत डाल लो। और अगर आप चाहते हो अच्छी तरीके से समझने के लिए बैरेक को, देन मैं प्रीफर करूंगी आप क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ो। और मैं क्यों बोल रही हूँ क्रोनोलॉजिकली पढ़ने के लिए, बिकॉज हमेशा याद रखना पिछले वाला जो सेक्शन होता है उससे कनेक्टेड रहता है नेक्स्ट वाला सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, यहाँ पे लिखा गया है एबेटमेंट ऑफ ए थिंग, किसी चीज के बारे में कोई एबेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद क्या दिया गया है, एबेटर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई तो एबेट कर रहा है किसी चीज के बारे में किसी को, तो उसको क्या कहा जाएगा, एबेटर कहा जाएगा। देन एबेटर के बाद क्या आता है, सेक्शन 47 क्या बताता है, एबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो कोई एबेट कर रहा है इंडिया में, बट वो ऑफेंस कमिट करना पड़ेगा आउटसाइड इंडिया में, ठीक है। तो इसके बारे में बता रहा है। देन एबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया, अभी बाहर से कोई एबेट कर रहा है इंडिया में वो ऑफेंस कमिट करने के लिए। तो हर एक सेक्शन इंटरकनेक्टेड है पिछले मतलब पहले वाले सेक्शन से, ठीक है। तो इसीलिए बेहतर होता है आप कोशिश करना कि आप क्रोनोलॉजिकली सेक्शंस को पढ़ो, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगा एंड आपको सेक्शंस के बारे में भी मतलब सेक्शंस भी याद रह जाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप कुछ भी ऐसे मार्क करोगे, मैं प्रेफर करती हूँ पेंसिल से करो या फिर हाईलाइटर से, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट रहता है, बट ज़्यादा बेहतर रहता है पेंसिल से, बिकॉज कुछ अगर गड़बड़ हो जाए, कुछ अगर उल्टा पुल्टा भी हो जाए, तब आप वो इरेज कर पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं प्रीफर करती हूँ पेंसिल, हमेशा से मैंने पेंसिल से ही ज़्यादातर जगह पे मार्क किया है, ठीक है। देन और एक बात, अगर आपको स्टडी करते वक्त कुछ अगर इंपॉर्टेंट मिल जाता है, ठीक है, कुछ आर्टिकल में आपने देख लिया या फिर कुछ सर्च कर लिया गूगल पे जहाँ जो रेलिवेंट है उस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके, और वो आपको नोट करना है, ऐसे ही वो कॉपी में नोट मत करना, क्योंकि कॉपी में ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो बैरक के साइड साइड में ही ऐसे पेंसिल से लिख लेना, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का ये जब पढ़ा था मैंने, तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ ऐसे नोट डाउन किया था, आप देख सकते हो। तो ऐसे आप लाइक नोट डाउन करते जाना अपने बैरक के साथ साथ ही, ठीक है। और कुछ अगर मॉडिफाई करना है तो वो आप इरेज भी कर सकते हो, इसीलिए पेंसिल से ही करना, पेन से मत करना। और ये पता है क्यों इजी रहता है, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम में आप बैरक ही फॉलो करोगे प्रोबेबली, और या फिर नोटबुक या फिर नोट कॉपी आपका खुद का नोट्स, तो उसमें भी आप लिख सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ ये बैरक में लिखना, बिकॉज आगे जाके भी ये आपको हेल्प दे सकता है, ठीक है। कॉपी तो शायद गुम भी हो जाए, बट बैरक कभी भी आपके लाइक आपका गुम नहीं होगा, और आप ये एकदम आपके लाइफ टाइम तक आप रखोगे इसको, ठीक है।